हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, इसके कौन कौन से शासक थे, इन सब के बारे में हम सीरियल से देखेंगे। तो आइए अपना देर न करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बातों को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 322 322 बीसी से लेके 185 बीसी इसका कार्यकाल माना जाता है मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल। अब अगर बात करें अब बात करें अगर ये हमें कहाँ से पता चलता है, कुछ स्रोत होंगे जिससे हमें पता चला होगा ना कि इस कालखंड में या इस पीरियड में मौर्य साम्राज्य था हमारे भारत में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासन था। तो उन कुछ चीजों को देखते हैं जिनसे हमें पता है कौन कौन से स्रोत है, उनको देखते हैं, इससे पता चलता है। उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला है कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं। ठीक है, और कुछ विदेशी विवरण हैं, कुछ विदेशियों ने लिखा है जो जानकारी उनको पढ़ने से पता चलता है। ठीक है, कुछ पुरातात्विक जो कि खुदाई वगैरह में पता चले, तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे जो है साक्ष्य हैं जिनसे हमें इनको हम साहित्यिक साक्ष्य बोल सकते हैं या विदेशी विवरण बोल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, चाणक्य, इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वही पुराणों के बारे में अगर बात करें तो पुराणों की रचना हो रही थी इस समय में, इसमें भी बहुत सारे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, वही मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ये एक नाटक है, इसमें भी मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया हुआ है। वही बौद्ध और जैन ग्रंथ है कुछ, बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी मिलती है हमें जानकारी। विदेशी विवरण की अगर बात करें तो जो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो ये सब लेखक हैं, स्ट्रैबो, कर्टियस, प्लिनी, ठीक है, वही नियार्कस। तो इन सबसे भी हमें तो कुछ विदेशी लेखक लेखक थे, इनसे भी दो और हैं, उनको अगर आप देखना चाहते तो देख लीजिए। ऑने सिक्रेटस, ऑने सिक्रेटस, ठीक है, और अरिस्टोब्यूलस। ये थोड़ा टफ था तो आपको कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमें पता चलता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको कैसे पता है, किस आधार पर आप कह सकते हो कि ये मौर्य साम्राज्य शासन कर रहा था 322 बीसी से 185 बीसी यानी ईसा पूर्व भारत में, तो आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की, तो अशोक के अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके जो अभिलेख है वो पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान तीनों जगह मिला है। ठीक है, और इसके साथ ही जो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख अभिलेख है, सॉरी, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, इसका है ये,
जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन का है। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में इससे जानकारी मिलती है जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से। तो इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में भी कुछ बातों को लिखा गया है। वहीं स्थापना की बात करें तो आइए नीचे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध में इसका शासन था, नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? धनानंद। ये महापद्म नंद का पुत्र था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की। ये काफी मतलब निर्दयी शासक था, एक तरीके से कह सकते हो, क्रूर था, जनता पर बहुत सारा कर आरोपित करता था, बहुत अत्याचार कर रखा था। और चाणक्य जो है धनानंद के शासन में, धनानंद के जो शासनकाल में ही किसी मंत्री पद पर स्थापित थे। तो वहां से धनानंद ने उनको बहुत बेइज्जती करके उनको निकाल दिया था। तो चाणक्य ने प्रण लिया था कि धनानंद वंश का वो समूल नष्ट कर देंगे। ठीक है, आगे चलकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरीके से कहिए कि इसी को गद्दी पर बैठाने के लिए ही ये इनका सहायता लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता लेकर नंद वंश को बाढ़ फेंका और अंत में जाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसने की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसका नाम जो है, इसकी माता का नाम जो है मूर था। ठीक है, इसी आधार पर कहा जाता है कि ये लोग मौर्य थे। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। और अब आगे देखते हैं शासकों के बारे में। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसे हमने देखा, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मगध में की थी। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बुद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य या क्षत्रिय कहा गया है। ये क्षत्रिय वंश का था माना गया है। इसको सर्वाधिक मान्य यही है। प्रमुख शासक कौन थे? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके बाद देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और प्रथम राजा। इसकी माता का नाम मूर था और जिसका संस्कृत अर्थ होता है मौर्य। ठीक है, इसी कारण ऐसे मौर्य, इसका जो वंश का नाम था वो मौर्य वंश पड़ा। इसके जो राजनीतिक गुरु थे तो चाणक्य, उनकी सहायता से अंतिम शासक नंद वंश के शासक जो है घनानंद या धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर बात करें ब्राह्मण साहित्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसके जो वर्ण के बारे में काफी जो है लोगों में मतभेद है। तो वही ये बता रहा है कि कुछ लोग तो इसको शूद्र मानते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ में क्षत्रिय माना गया। ठीक है, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है इसको निम्न कुल का बताया गया है। इससे हमें बस हम एक ओवरव्यू लेने के लिए इसको पढ़ना, बाकी हमें किसी एग्जाम में नहीं आएगा कि ये किस वर्ण का था, क्या था, लेकिन हमें पता चलना चाहिए ना अपने भारत के इतिहास के बारे में कि किसने किसने शासन किया हमारे भारत पे। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। यूनानी लेखक, आपका पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एग्जाम निकलना। हाँ, एग्जाम निकालना है, पीएचडी भी करना, लेकिन फिर भी एक आपको जब तक हर चीज पता नहीं होगी तब तक आपका माइंड सेट नहीं बनेगा। आपको
ऐसे आप फिर एक मतलब क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार उसने चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला और उसमें उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये पूछा जाता है। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिया था और हेरात कांधार और काबुल का जो काबुल का क्षेत्र था वो उसको दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार और काबुल का क्षेत्र दे दिया था और अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, इससे कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह देखो लिखा यहाँ पे चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए। और इन दोनों के युद्ध का वर्णन जो है ये एप्पियानस ने किया है। किसने किया है? एप्पियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में अगर बांट ले 4 दिशाओं में, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में ये से करिएगा बीच से, या फिर से देख ऐसे, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ये भारत का मैप समझिएगा। यहाँ ये अपना भारत हो गया, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। पूरा ये जो है उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस, ईरान के फारस और बंगाल, पूर्व में बंगाल। पश्चिम में अगर बात करें, पश्चिम में अभी इसका जो है ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, हालांकि जो है अशोक ने पश्चिम में विस्तार किया था। दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मतलब कर्नाटक का जो है उत्तरी भाग, यहाँ तक इसका विस्तार। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसको क्वेश्चन पूछाता है अहनारोड और मुरनारोड तथा अभिलेख अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इसके बारे में जानकारी दक्षिण अभियानों के विषय में जानकारी अहनारोड और मुरनारोड, ये दोनों तमिल ग्रंथ हैं, ठीक है, इनसे जानकारी मिलती है। उसके बाद बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय की जो महास्थान अभिलेख होता है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में इसने सिंहासन छोड़ दिया था और जैन मुनि इसने किससे शिक्षा ली थी? जैन मुनि भद्रबाहु, इससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी इसने। और श्रवण बेलगोला में अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़कर चला गया। श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? मैसूर में, ठीक है। और 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। वही बात करें जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार उत्तराधिकारी होता है। और इसका शासन कब से कब पड़ता है? 298 में इसकी मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसका जो बेटा होता है बिंदुसार, वो शासन करता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि हाँ, ये देखिए कि यूनानी अभिलेखों में इसको अमित्रघात कहा गया है, इसको अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। और वायु पुराण की अगर बात करें तो इसको वायु पुराण में मद्रसेन और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है।
इसके समय में इसने पश्चिमी यूनानी राज्यों से मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रखा था, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। डायमेकस और डायनोशियस, ये पूछा जाता है एग्जाम में, डायमेकस और डायनोशियस दो विदेशी जो है इसके दरबार में आए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सॉरी बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और डायनोशियस, ये दो विदेशी आए थे, ये याद रखिएगा। और मित्रघात के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है आपको। स्ट्रैबो बताता है कि सीरिया का शासक था एंटियोकस। कौन था? सीरिया के शासक। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको याद रखना कि सीरिया के शासक ने डायमेकस को इसको भेजा था इसके दरबार में। ठीक है, डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी कहता है कि मिस्र के साथ, मिस्र के जो शासक थे टॉलमी द्वितीय, ठीक है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोशियस नामक राजदूत और दरबार में भेजा था। तो आपको यह याद रखना है कि जो डायनोशियस था वो मिस्र का था, ठीक है, और सीरिया का कौन था? एंटियोकस। ठीक है, एथीनियस नामक एक और यूनानी जो है बताता है कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच काफी मित्रतापूर्ण व्यवहार था, और ये लोग पत्र वत्र वगैरह भी भेजते थे, क्योंकि मैसेज का जमाना नहीं था, टेलीग्राम व्हाट्सएप का, तो ये लोग पत्र भेजते थे। और उसमें जो है बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से, यानी सीरिया के शासक से 3 चीजें मंगवाई थी। एग्जाम में पूछते हैं कौन सी चीज मंगवाई थी? मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मंगवाया था, जिसमें एंटियोकस प्रथम ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दिया था, लेकिन यूनानी जो रूल है वहां के हिसाब से ये है कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहां के सीरिया के शासक, यूनान के शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, और दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करें तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा था और दूसरी बार सुशील को भेजा था। इसी के समय में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गए थे, जिसमें इसने उसका जो है शासन मतलब दमन करने के लिए अशोक को भेजा और दूसरी बार सुशील को भेजा था। जो अशोक और सुशील इसका बेटा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, ये पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, और दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 273 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, हमको ईस्वी नहीं बोलना है, बार बार गलत हो जाता है, ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व में, और 273 से 232 ईसा पूर्व तक फिर इसका बेटा शासन करता है अशोक। ठीक है, अशोक का शासन कब होता है? 273 से 232 ईसा पूर्व। जैन अनुसूचियों के अनुसार जो अशोक है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन को बैठा था। अशोक जो है इसके शासन से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, राज्याभिषेक से पहले जो है उज्जैन का राज्यपाल था। उसके जो अशोक है, अशोक के जो दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम क्या बताया गया है? अशोक। एग्जाम में पूछा जाता है, मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक नाम बताया गया है, और पुराणों में अशोक वर्धन नाम मिलता है। ठीक है, अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि देवनाम प्रिया या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। अशोक के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें बौद्ध ग्रंथों से, जैसे दिव्यावदान और सिंगली अनुसूची। सिंगली मतलब सिंगली जो है श्रीलंका को बोलते थे, तो सिंगली अनुसूचियों से मिलती है, और बौद्ध ग्रंथों जैसे बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान से मिलता है। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था।
कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारकर उसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है। और कई बार जो कल्हड़ की राज तरंगनी है उसमें माना जाता है कि ये शिव का उपासक था। ठीक है। और कश्मीर में तस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना कराई थी। श्रीनगर की स्थापना किसने कराई थी? वो अशोक ने कराई थी। और अशोक द्वारा उत्तीर्ण किए गए अभिलेखों में उसकी सिर्फ एक ही रानी है जो बाकी का उल्लेख मिलता है, बाकी किसी रानी का उल्लेख नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध उसने कब लड़ा था, तो ये हेडिंग है। उन्हें जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली। इस पर आप मतलब अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। 1,25,000 जो लोग हैं बंदी बनाए गए थे। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग पर किसका शासन था? नंदराज नामक राजा जो है शासन कर रहा था। हाथी गुफा अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। तो इस अशोक के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में लिखा है। 13वें अभिलेख में किसकी बात की गई है? तो कलिंग युद्ध की और उसके परिणामों की बात की गई है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है। इसने जीतने के बाद उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र नामक 2 राजधानियां मतलब 2 स्थानों की स्थापना कराई थी, जिसमें जो है उत्तरी केंद्र की राजधानी तोशली थी यानी कलिंग की राजधानी तोशली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौनगढ़ थी। ठीक है। आगे देखते हैं, ये पढ़ लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के अभिलेख से पता चलता है तो उसका जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिम प्रांत में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमोत्तर एक ही बात, दक्षिण में कर्नाटक। अब देखिए यहाँ पश्चिम में इसने काठियावाड़ और पूर्व में इसने बंगाल। ठीक है। इसका साम्राज्य विस्तार आगे देखते हैं। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार यानी दीपवंश और महावंश में बताया गया है कि अशोक के शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निग्रोध कौन था? इसका जो बड़ा भाई था, ठीक है, उसी का बेटा था निग्रोध। उससे इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और मोगली पुत्र शिष्य, इसका जो गुरु था मोगाली पुत्र शिष्य। ठीक है। इसी के संरक्षण में ये पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था और इससे शिक्षा ली थी निग्रोध। इसकी शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन आता है। उपगुप्त ने दीक्षित किया था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षुगति कहलाता है। ठीक है। भिक्षुगति कहलाता है। बौद्ध संघ में अगर प्रविष्ट होना है और उसके लिए मतलब अग्रसर होना तो उसको भिक्षुगति कहते हैं। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था।
और इसने लुम्बिनी को जो है कर मुक्त कर दिया था। वहां पे सिर्फ 1/8 भाग ही कर लेता था, बाकी कर को माफ कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल की तराई में 2 अभिलेख मिलते हैं, एक रुम्मनदेही का अभिलेख और निगलवा का अभिलेख स्तंभ लेख। ठीक है, रुम्मनदेही का अभिलेख जो है ये सबसे छोटा है। रुम्मनदेही अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था या कर नीति की जानकारी मिलती है। अशोक का बौद्ध होने का जो सबसे सबल प्रमाण है उसका भाटू वैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म तथा संघ का विभाजन करता है। अशोक के धम्म का भी उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेही। और रुम्मनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख है अशोक के, उसको देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था? तो शिलालेख का प्रचलन अशोक ने कराया था। ये एग्जाम में पूछते हैं। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए थे। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा शासक था जिसने पहली बार अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था? तो वो था अशोक। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्गों में किया गया है। तो इसको सबसे पहले शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में और गुहा लेख में बांटा गया है। तो शिलालेख 2 प्रकार के होते थे, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख होता था। स्तंभ लेख, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेखों में बांटा गया है। ठीक है, गुहा स्तंभ लेख जो है ये गुफाओं में वर्णित होते थे। बृहद शिलालेख की बात करें तो इनकी संख्या जो है 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और कुछ स्रोतों में से 7 स्थानों से भी माना जाता है। हमें कौन कौन से स्थानों से, कुछ जो है जो हमें इम्पोर्टेंट है याद रखने हैं। और दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ और दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है, कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है। इन्हें लघु स्तंभ लेख कहा गया है। ठीक है, जैसे सांची का है, सारनाथ का है, रुम्मनदेही आदि जो स्तंभ लेख हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख बोला गया है। अब बात करें ये कम इम्पोर्टेंट है, तो अशोक के जो लघु शिलालेख या स्तंभ लेख है वो दीर्घ और लघु है, 2 भागों में बांटा गया है। और इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, केवल 2 ही, ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन, केवल 2 ही जो अभिलेख है, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानशहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी नहीं है। मान यहाँ पे लिख देते हैं। 2 ही स्तंभ लेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानशहरा। इन्हीं के जो स्तंभ लेख है वो दोनों के केवल खरोष्टी में है। खरोष्टी कैसे लिखी जाती थी? बाई से दाई, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और इसी में ऐसे ही लिखी जाती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी वो भी ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो है दाएं से बाएं, इधर देखिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ। बाकी सारों की जो लिपि थी, अन्य की वो जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, सिर्फ शाहबाजगढ़ी और मानसरा एक्सेप्शनल है, तो ये पूछ लेंगे एग्जाम में, पूछते भी हैं। ठीक है, इनकी लिपि जो थी खरोष्टी लिपि थी। अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय है, यहाँ पे याद रखिएगा, सभी अभिलेख जो है वो प्रशासनिक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है उनका। लेकिन जो रुम्मनदेही का अभिलेख है, यहाँ पे लिख देते हैं, अशोक के अभिलेखों का मतलब है कि सारे अभिलेख, तो इनके जो विषय है वो प्रशासनिक विषय है। ठीक है, लेकिन जो रुम्मनदेही का अभिलेख है, रुम्मनदेही का अभिलेख, इसका ये सबसे छोटा है, पहली बात। और दूसरी बात है, इसका जो विषय है वो आर्थिक है। ठीक है, क्या है? आर्थिक है। यही पूछते हैं जो ऐसे तो सबको पता है, लेकिन जो आपका एक्सेप्शनल है वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेखों में रानी जो है इसकी कारवाकी, उसके द्वारा दान दिए गए
दिए जाने का उल्लेख है तो इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौशाम्बी और प्रयाग का स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख बोलते हैं, रानी का लेख। उसके बाद अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं वो जिन स्तंभों का उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख। अब यहाँ पे देखिए जो लघु स्तंभ लेख है उसमें राजकीय घोषणाएं हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वही जो गुहा स्तंभ लेख है या जो गुफाओं में बने हुए हैं गुहा स्तंभ लेख, ये जो है धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है, धार्मिक आधारों मतलब धार्मिक आधार है इनका। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली लेके आ गया था, और लेके आ गया था, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मेरठ के मेरठ तथा जो टोपरा का स्तंभ लेख है इसको दिल्ली लेके कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इसको अकबर के शासनकाल में जहांगीर जो है इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। कौन रखवा दिया? पहले कहाँ पे था? कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसको इलाहाबाद किले में रखवा दिया। रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है इसको, ये चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा, रामपुर कहाँ पे है? बिहार में ही है। तो रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है वो चंपारण बिहार में है और इसकी खोज किसने की थी? 1872 में कार्लाइल ने की थी। लौरिया, चौरिया नहीं, लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है चंपारण बिहार में है और इसी पे मोर का चित्र बना हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, अशोक का सर एक पूना अभिलेख है वो कंधार का अरमाइक और ग्रीक लिपि में है। ये अफगानिस्तान के जो दोनों अभिलेख है ये अरमाइक और ग्रीक लिपि में मिलते हैं। ठीक है, कुछ अभिलेख हैं उनके प्राप्ति स्थल हैं, जैसे कि समाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो पेशावर पाकिस्तान से मिला हुआ है। मानशहरा का जो अभिलेख है वो हजारा पाकिस्तान से मिला है। कालसी का अभिलेख देहरादून उत्तराखंड, जो कि अभी देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार का अभिलेख है जूनागढ़ गुजरात में, और धौली का जो अभिलेख है वो पूरी उड़ीसा में है। मास्की का अभिलेख कर्नाटक और रायचूर में है। ये दक्षिण भारत के विषय में जानकारी जो है मास्की या गुर्जरा के अभिलेखों से मिलती है, और गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश में है, अहरौरा जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, सासाराम बिहार। ठीक है, अशोक का मूल्यांकन कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में अगर बात करें तो अशोक को महानतम सम्राटों में माना जाता है। अशोक के शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया। ठीक है, और संपूर्ण देश को एक भाषा, एक लिपि और एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया था संपूर्ण भारत में। मतलब संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध रखा था। ठीक है, अशोक कला प्रेमी था, कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कश्मीर में उसने श्रीनगर की स्थापना कराई थी और उसने नेपाल में भी एक नगर देवपत्तन नामक नगर बनवाया था। याद रखिएगा, अशोक का साम्राज्य बहुत था। उसने उत्तर में राज्य विस्तार के हिसाब से उसकी जो महानता है उसका मापना सही नहीं है। उसकी महानता उसके किस वजह से माना जाता है? मानवतावादी सिद्धांतों की। ठीक है, इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर उसने शासन किया था, और उसके 10वें धम्म अभिलेख में उसने कहा है, एग्जाम पूछा जाता है, कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। ये कौन कहता है? अशोक, एग्जाम में आता है। किसमें कहा है? 10वें अभिलेख में। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग पर अनुसरण किया था। अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया था। ठीक है,
अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? 332 ईस्वी तक लगभग अशोक की मृत्यु हो गई थी। सभी पुराणों में बृहद्रथ को ही मौर्य शावंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। अब बृहद्रथ को ही पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना कराई थी 185 ईस्वी में। सॉरी ईस्वी, हर बार ईस्वी हम बोलते हैं। ईसा पूर्व। और पुष्यमित्र शुंग, देखिए आगे लिखा, ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी थी और उसका जो है मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो यही पे हमारा मौर्य जो वंश था, इसके शासकों के बारे में हमने देखा। अब हम आगे वाले कुछ वीडियो में इसके प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, समाज और जो है इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।